नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्ट्रेट लाइव में। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। रुक करेंगे बिहार का। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। वहीं पर इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर अनियमितताएं नहीं रुकी तो महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर सकता है। तेजस्वी ने कहा कि जो कुछ भी वोटर लिस्ट को लेकर हो रहा है उस पर हम खुलकर विचार कर रहे हैं। हम अपने दल के नेताओं से चर्चा करेंगे और चुनाव बहिष्कार का विकल्प खुला रखा गया है। उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जब सभी को सेट देना है तो वैसे ही दे दीजिए, ऐसे में चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे बिहार की जनता इस उम्मीद में थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सदन में जवाब देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार के जवाब का सीधा मतलब है कि वह चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया को सही मान रही है, जबकि हम लोग इसे फर्जीवाड़ा मानते हैं। एक जगह बैठकर लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं और एक दूसरे के सिग्नेचर भी किए जा रहे हैं और कई वीडियो हमारे पास हैं जिन्हें हमने जारी भी किया है। बिहार विधानसभा परिसर के बाहर उस समय तनावपूर्ण माहौल बन गया जब एएमआईएम विधायक अब्दुल रहमान नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान वहां पहुंचे जदयू के विधान परिषद सदस्य खालिद अनवर से उनकी तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों के बीच जमकर नोकझोंक और तू मैं होने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हाथापाई की नौबत तक आ गई और खालिद अनवर बार बार अख्तरुल ईमान से उनका विरोध करने का कारण पूछते रहे और कहते दिखे कि नीतीश कुमार ने सब कुछ किया है, आप क्यों विरोध कर रहे हैं। इस दौरान वह उनके हाथ से पोस्टर छीनने की भी कोशिश करते हुए नजर आए। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों नेताओं की बहस, आरोप प्रत्यारोप और तीखी प्रतिक्रिया साफ सुनी जा सकती है। ये दृश्य विधानसभा परिसर के बाहर मौजूद मीडिया कैमरों में भी कैद हो चुका है। बात करेंगे पटना की, जहां पर कांग्रेस के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और छात्राओं ने विधानसभा घेराव के लिए जा रहे थे, जिस पर लाठीचार्ज की गई। राजापुर पुल एनएसयूआई और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक के बाद लाठीचार्ज की गई है। इस दौरान भीड़ के तितर बितर होने के लिए पुलिस की ओर से वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम से निकला था, जो विधानसभा घेराव करने के लिए जा रहा था। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण मामले को लेकर एनएसयूआई और कार्यकर्ता विधानसभा घेराव करने जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने उन्हें राजापुर पुल के पास ही रोक दिया। विनोद प्रदर्शन में शामिल आंदोलनकारी ने जब पुलिस वेरिफिकेशन तोड़ने का प्रयास किया तब पुलिस ने भी बल प्रयोग किया, जिसके कारण दोनों के बीच नोकझोंक, हंगामा और लाठीचार्ज हुआ। काफी देर तक हंगामा होने के बाद प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए और प्रशासन की ओर से कहा गया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसी कारण उन्हें रोका गया है। और वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार अपने गलत मनसे को छुपाने के लिए पुलिस की तरफ से कार्यवाही करा रही है। विरोध हम लोग सड़क पर भी कर रहे हैं और सदन तक कर रहे हैं। यहाँ के एनएसयूआई के लोग विधानसभा के घेराव करने निकल चुके हैं। सरकार रोकना चाहती है तो रोकिए। बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा है कि तेजस्वी यादव द्वारा चुनाव बहिष्कार सुझाव देना इस बात का साफ संकेत है कि बिहार की जनता ने उनके बेबुनियाद अभियान को पूरी तरह से नकार दिया है। ये बयान उनकी राजनीतिक हताशा से उपजा है और ये उनकी हार के डर का सार्वजनिक इजहार है। दानिश इकबाल ने कहा कि इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया का बहिष्कार किया था। बावजूद इसके 98% से अधिक पुनरीक्षण कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है, जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट हो चुका है कि तेजस्वी यादव को आगामी चुनाव में अपनी हार दिखाई दे रही है और अब जनता का सामना करने के बजाय वह बहिष्कार की राजनीति के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। दानिश इकबाल ने आगे कहा कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में चुनाव बहिष्कार की भाषा केवल नक्सलियों और माओवादी तत्वों ने ही अपनाई है। किसी भी संवैधानिक राजनीतिक दल ने कभी इसे अलोकतांत्रिक रास्ते को नहीं चुना है।
तेजस्वी यादव के द्वारा चुनावी बाइकआउट की बात उनकी हार की पूर्व स्वीकृति है। तेजस्वी यादव अब समय स्वीकार कर चुके हैं कि बिहार की जनता ने एसआईआर के खिलाफ उनके फर्जी अभियान को पूरी तरह से नकार दिया है। चुनाव बहिष्कार का विचार उनकी राजनीतिक हताशा और हार की एक्सेप्टेंस को दर्शाता है। पहले उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण का भी बहिष्कार किया, लेकिन आज 98% से ज्यादा अधिक मतदाता पुनरीक्षण कार्य संपन्न हो चुका है और यह तेजस्वी यादव और पूरे विपक्ष के लिए एक करारा राजनीतिक झटका है। उनका हर झूठ नैरेटिव ध्वस्त हो चुका है। तेजस्वी को आने वाले चुनाव में अपनी सुनिश्चित हार स्पष्ट दिखाई दे रही है और यही कारण है कि वे चुनावी परीक्षा से डरकर अब बाइकआउट का सहारा तलाश रहे हैं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में चुनाव बहिष्कार की भाषा केवल नक्सली और माओवादी बोलते रहे हैं। किसी भी संवैधानिक राजनीतिक दल ने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन आज आरजेडी का राजकुमार उसी राह पर चलता दिखाई दे रहा है। रुख करेंगे झारखंड का। केंद्रीय परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड की राजधानी रांची में सौगातों की बौछार करते हुए 3 नए प्रस्तावों पर हरी झंडी दिखाई है। इसी सिलसिले में 23 जुलाई को राजधानी दिल्ली में बीजेपी सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नितिन गडकरी से मुलाकात की और रांची में एलिवेटेड कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए उनके प्रति आभार भी व्यक्त किया है। इस दौरान संजय सेठ ने उन्हें एक स्मरण पत्र सौंपकर रांची में फ्लैश चार्जिंग बस चलाने और आउटर रिंग रोड का निर्माण और रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर में सोहराई पेंटिंग का आग्रह किया है, जिसके ठीक बाद इन तीनों ही मामलों में तुरंत कार्यवाही का निर्देश देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फ्लैश चार्जिंग बस के संचालन के लिए डीपीआर बनाने का निर्देश भी जारी कर दिया है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के बाद झारखंड की राजधानी रांची इस देश का दूसरा ऐसा शहर होगा जहां केंद्र सरकार द्वारा इसकी सौगात दी जा रही है। इसके अलावा एलिवेटेड कॉरिडोर में सोहराई पेंटिंग के आग्रह स्वीकार करते हुए नितिन गडकरी ने त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश दिया है, जिसमें ये कॉरिडोर झारखंड की संस्कृति के साथ जल, जंगल, जमीन और अलौकिक छटा और सोहराई पेंटिंग से सुसज्जित होगा। इतना ही नहीं, रांची में आउटर रिंग रोड के आग्रह पर भी केंद्रीय परिवहन मंत्री ने इसके संबंध में डीपीआर बनाने के निर्देश NHAI के अधिकारियों को दिया है, जिसने करोड़ रुपए की लागत सामने आई है। रांची में ग्रामीण विकास मंत्रालय और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड सोसाइटी या JSLPS ने एक कार्यशाला आयोजित की है, जिसका विषय संगठन, स्वास्थ्य, समृद्धि, खाद्य, पोषण और स्वच्छता पर महिला समूहों की सहभागिता रहा। इस दौरान राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए ये कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य केवल एक सामाजिक संकेतक नहीं बल्कि देश के आर्थिक विकास का भी दर्पण है। झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन योजना जैसे योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ठोस कदम उठा रही है। तो वहीं इसी कार्यशाला में श्रीनिवास ने बताया कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत अब तक 36,000 महिलाओं को ब्याज मुक्त लोन दिया जा चुका है और इसके साथ ही जोहार परियोजना का दूसरा चरण जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा, जिस पर कार्य प्रगति पर है। झारखंड शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जांच कर रही एसीबी की टीम ने अब मैन पावर आपूर्ति एजेंसी सुमित फैसिलिटीज के निदेशक अमित प्रभाकर सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक हुई गिरफ्तारी के मुताबिक टीम द्वारा ये 11वीं गिरफ्तारी है। जानकारी मिली है कि ये नया आरोपी मूल रूप से छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। एसीबी ने बुधवार को पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया है। इसके अलावा आरोपी का कनेक्शन इस केस में पूर्व में जेल भेजे गए छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया से माना जा रहा है। तो वहीं जांच में यह पता चला है कि छत्तीसगढ़ राज्य म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक ITS अरुण पति त्रिपाठी के साथ मिलकर उत्पाद एवं महानिषेध विभाग के पूर्व प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे ने मई 2022 में जब झारखंड में उत्पाद नीति लागू की तो सुमित फैसिलिटीज भी महत्वपूर्ण भूमिका में था। और अब एसीबी का यह आरोप है कि भारतीय दूरसंचार सेवा अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के सभी मास्टरमाइंड का झारखंड में प्रवेश कराया था, जिनसे ये छत्तीसगढ़ का शराब कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया और नकली होलोग्राम आपूर्ति मामले में फंसे विधु गुप्ता के नाम शामिल मिलने पर झारखंड एसीबी ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया था।
रांची में प्रतिष्ठित सदर अस्पताल ने अपनी उपलब्धियों के जरिए नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। इस बार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में उसने बड़ी सफलता हासिल की है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के सफल क्रियान्वयन में सदर अस्पताल ने पूरे देश भर में पहला स्थान हासिल कर लिया है, जिसमें अस्पताल द्वारा आयुष्मान भारत योजना का सर्वाधिक लाभ सर्वाधिक मरीजों को दिलाया गया है, जिससे अस्पताल की भी अच्छी खासी कमाई हो गई है। और इसी संबंध में आई एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान के तहत मिलने वाले हेल्थ इंश्योरेंस कवर के तहत 2,02,859 मरीजों ने अपना उपचार कराया है। तो वहीं अस्पताल के कुल 115 करोड़ रुपए से अधिक राशि का क्लेम कराकर कमाई भी अर्जित की है। गौरतलब है कि रांची के सदर अस्पताल ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के दौरान महज 3 महीनों में ही 12 करोड़ रुपए का क्लेम दर्ज कराया है। उससे पहले भी 2023 से 24 के दौरान सबसे अधिक क्लेम दर्ज कराकर 32 करोड़ की कमाई की है। सितंबर 2018 में रांची से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत की थी। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा और कृषि परंपरा से जुड़ा प्रमुख लोक पर्व हरेली त्योहार इस वर्ष 24 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास में पारंपरिक और उल्लासपूर्ण रूप से मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस विशेष आयोजन में लोक जीवन की विविध रंग, सांस्कृतिक विरासत और किसानों के प्रति सम्मान का भाव सजीव रूप में प्रकट होगा। हरेली त्योहार के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री निवास परिसर को छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के रंगों से सजाया गया है। वहीं पारंपरिक तोड़ना, हरियाली से सजे द्वार और ग्रामीण शिल्पकला से समृद्ध इस वातावरण में हरेली की वास्तविक आत्मा को अनुभव किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस आयोजन में शामिल होकर कृषि यंत्रों और औजारों की पूजा करेंगे, जो हरेली पर्व की मुख्य परंपरा रही है। परंपरा से लेकर आधुनिक यंत्रों की विस्तृत प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिससे नई पीढ़ी को छत्तीसगढ़ की कृषि परंपराओं और यांत्रिकी प्रगति से परिचय मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हरेली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरेली पर्व केवल खेती और हरियाली का नहीं, बल्कि हमारे लोक जीवन, परंपरा और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का उत्सव है। हमारी सरकार इस सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हरेली के पावन पर्व से पहले छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा चुकी है। ऐसे में एक और जहां पूरा प्रदेश कल पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ में हरेली मनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर त्योहारों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को पहचान दिलाने का कार्य, छत्तीसगढ़ की राजभाषा दिलाने का कार्य भाजपा ने किया है। कांग्रेस पार्टी यह तय करे कि वह किस विचारधारा को मानते हैं। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक त्योहारों के नाम पर प्रदेश की जनता को लूटने का कार्य केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने किया है, उनके नेता ने किया है, और अब वे हरेली पर्व का आयोजन कर जनता का दिल नहीं जीत पाएंगे। किस संस्कृति और सभ्यता को मानती है, उनके नेता किस विचारधारा के हैं, ये भी उन्हें जाहिर करना चाहिए। वास्तविकता यह है कि छत्तीसगढ़ का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और आज छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़ा है। छत्तीसगढ़िया लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। तो ये करने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये जिस प्रकार से त्योहारों के नाम पर जनता को धोखा देने का काम, छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम इन्होंने 5 साल सरकार में रहते हुए किया है, पर छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी जानती है कि यह दिखावा और नौटंकी से कुछ नहीं होना है। ये जो हरेली का त्योहार है, हम सब लोगों का त्योहार है, जो अपने घरों में मनाते हैं, सभी गाँव में मनाते हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश शर्मा ने कांग्रेस द्वारा चक्का जाम और आर्थिक नाकाबंदी को लेकर तंज कसा है और कहा है कि कौन सा ऐसा जनहित का मुद्दा था जिसे लेकर कांग्रेस ने सरकार के विरोध में आर्थिक नाकाबंदी की है। कांग्रेस के कौन से नेता के ऊपर ईडी कार्यवाही कर रही है जिसके लिए कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किया है। कौन सा ऐसा जनहित का मुद्दा था जिसे सरकार करने में विफल रही है। ये सारे सवाल उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से किए हैं। साथ ही साथ कवर्धा में बन रहे गौ अभ्यारण्य को लेकर, नक्सली गतिविधियों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने हकबरधा में गौ अभ्यारण्य के लिए घोरमदेव से लेकर के सरोधा के बीच में एक जगह निर्धारित करके 60-70 एकड़ में बनाने की कार्यवाही हम कर रहे हैं, इसमें आगे भी बढ़ रहे हैं। ये सर्किट सोच करके कि जो लोग आएंगे वो घोरमदेव तक आएंगे। घोरमदेव महाराज के लिए बड़ी राशि केंद्र से स्वीकृत हुई है, तो घोरमदेव मंदिर के बाद फिर वहीं रामचुआ एक स्थान है, रामचुआ पहुँचेंगे, वहीं हमारा गौ अभ्यारण्य होगा। तो शहर वालों के बच्चे बछरुओं के साथ खेलेंगे, ऐसा एक भाव है मन में। सबसे दुनिया का सबसे सुंदर खिलौना गाय का बछरू होता है, और उसके बाद फिर सरोधा देख करके वापस रायपुर निकल पाएंगे। ऐसा एक सर्किट बन जाएगा, इसलिए उस स्थान को चुनकर काम कर रहे हैं। पर्यटन में कन्वर्ट करने भारत में अगर सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो सड़क दुर्घटनाओं में जितनी मौतें होती हैं इतनी मौतें कोविड में भी नहीं हुई हैं, और दर्ज की गई मौतों के आंकड़ों के हिसाब से भारत में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें मौत का आंकड़ा भी डरा देने वाला है। सड़क दुर्घटनाओं में दर्ज संख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा युवाओं के सड़क दुर्घटना के रिकॉर्ड है, जहां मौतों का आंकड़ा डराता है, जिसे देखते हुए कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना ने यातायात अवेयरनेस प्रोग्राम रायपुर पुलिस मिशन संभव और कृष्णा पब्लिक स्कूल के द्वारा आयोजित किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 से 25 में रायपुर को राष्ट्रीय स्तर पर चौथी रैंक हासिल हुई है। साथ ही राजधानी रायपुर की 7 स्टार और वाटर प्लस सर्टिफिकेशन भी मिला है, जिसको लेकर रायपुर नगर निगम के द्वारा शहर के शहीद स्मारक में सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस अवसर पर रायपुर नगर निगम के सभी जोन के कर्मचारियों और सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया है। बता दें कि कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव मौजूद रहे। वहीं रायपुर की महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर सहित नगर निगम रायपुर के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी इस योजना का हिस्सा रहे। इस दौरान महापौर ने कहा कि आने वाले वर्षों में रायपुर को टॉप में ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर शहर की कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए जनभागीदारी को बढ़ाने की बात की है। रायपुर शहर की एक बड़ी समस्या है आवारा मवेशी। जो हमारे गऊ माता हैं वो यहाँ वहाँ रहते हैं। हम उनके लिए भी आगे प्लान कर रहे हैं कि जितने हमारे यहाँ गौशाला है, गौठान है, उसकी भी हम संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम उनको शहर से उठा लेते हैं तो हमारे पास रखने का स्थान नहीं होता है। ये भी एक बड़ी समस्या आती है। इस बार हम थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे कि जो भी पशु के जो मालिक है, जो गौ माता के जो मालिक हैं, वो अगर सड़कों में, खुली सड़कों में अपने मवेशियों को छोड़ेंगे तो फिर उनको बड़ा आर्थिक दंड देना पड़ेगा, नहीं तो हम उनको गौठान में ही रखेंगे। नवापारा गांव में शिक्षा और प्रशासन की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि पंचायत भवन में एक ही छत के नीचे प्राथमिक स्कूल, आंगनबाड़ी और पंचायत कार्यालय चल रहे हैं। कभी बरामदे में बच्चे किताबों में डूबे हुए दिखते हैं, तो कभी पंचायत की बैठकें होती हैं, और जब आंगनबाड़ी का संचालन होता है तो वही बरामदा बच्चों की किलकारियों से गूंजता है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा दोनों सवालों के घेरे में है। स्कूल का दरवाज़ा टूटा हुआ है, शौचालय और पानी की सुविधा नहीं है। वहीं मिड डे मील खुले आसमान के नीचे पकाया जाता है और बच्चे खेतों के किनारे बैठकर खाना खाते हैं। पंचायत की बैठकों के दौरान बच्चों को बाहर ही भेज दिया जाता है, और गाँव में नया स्कूल भवन दिसंबर में ही बनकर तैयार हो गया है, लेकिन न जाने किस वजह से उसमें बच्चों की पढ़ाई शुरू नहीं की जा सकी है। सवाल उठता है कि बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन, पंचायत, शिक्षा विभाग या प्रशासन? बात करेंगे मध्य प्रदेश की। नागरथ चौक स्थित इनकम टैक्स ऑफिस के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब सड़क पर खड़े दो घोड़ों के बीच जमकर लड़ाई हो गई। वहीं घोड़ों के बीच सड़क पर हो रही लड़ाई के चलते मौके पर भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई है, जहां रसल चौक की तरफ से आ रहे ऑटो में लड़ते लड़ते एक घोड़ा ऑटो के अंदर घुस गया, और जिसके चलते 2 लोग घायल भी हो गए हैं। वहीं मौके पर दोनों घायलों को तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां बताया जा रहा है कि सड़क पर खड़े 2 घोड़े अचानक से आपस में लड़ने लगे। वहीं लड़ते लड़ते एक घोड़ा सड़क पर काफ़ी तेज दौड़ लगाने लगा, जहां एक शोरूम में तोड़फोड़ करने के बाद सामने से आ रही सवारी ऑटो में घोड़ा दौड़ लगाते हुए घुस गया, जिसमें बैठी सवारी और ऑटो चालक घायल हो चुके हैं।
हालांकि घायलों को तत्काल इलाज के लिए राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया है। वहीं सड़क पर खड़े घोड़े किसके हैं और कहां से आए हैं, इसका पता फिलहाल नहीं लगा है। जबलपुर में आदिम जाति कल्याण विभाग के डिप्टी कमिश्नर जगदीश सरवटे के खिलाफ DOW की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रामपुर स्थित शासकीय आवास और आधार ताल एवं भोपाल के निजी मकानों में मंगलवार सुबह से देर रात तक छापेमारी की गई है। आधार ताल स्थित निजी मकानों की तलाशी के दौरान टीम को वन्य जीव बाघ की एक खाल और अचल संपत्ति से जुड़े कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। बाघ की खाल मिलने की सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई है, जिसके बाद रेंजर अपूर्व शर्मा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और खाल को जब्त कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया यह खाल बाघ की प्रतीत हो रही है, जिसकी पुष्टि के लिए वेटरनरी डॉक्टर से जांच कराई जा रही है। बता दें कि जगदीश सरवटे हाल ही तक जबलपुर में पदस्थ थे और वर्तमान में सागर जिले के अतिरिक्त प्रभार में हैं। EOW के साथ अब वन विभाग और आबकारी विभाग भी अलग अलग मामले दर्ज करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि जबलपुर में यह आदिम जाति कल्याण विभाग के डिप्टी कमिश्नर जगदीश सरवटे के खिलाफ EOW की बड़ी कार्यवाही हुई है। इनकी तस्वीरें आपके सामने है। रामपुर स्थित शासकीय आवास और आधार ताल एवं भोपाल के निजी मकानों में मंगलवार सुबह से देर रात तक ये छापेमारी चली है। आधार ताल स्थित निजी मकान की तलाशी के दौरान टीम को वन्य जीव विभाग की खाल भी मिली है और अचल संपत्तियों से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। बाकी खाल मिलने की सूचना तत्काल वन विभाग को भी दी गई है, जिसके बाद रेंजर अपूर्व शर्मा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और खाल को जब्त कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया ये खाल बाघ की बताई जा रही है, जिसकी पुष्टि करने के लिए वेटरनरी डॉक्टर से इसकी जांच भी कराई जा रही है। जगदीश सरवटे हाल ही में जबलपुर में पदस्थ थे और वर्तमान में सागर जिले के अतिरिक्त प्रभार में है। बात करेंगे महाराष्ट्र की। नवी मुंबई की क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक सेल ने बड़ी कार्यवाही करते हुए महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित गुटखे का कुल 3,77,28,000 रुपए मूल्य का माल जब्त किया है। इस कार्यवाही में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर 21 जुलाई को कामोठे इलाके में छापा मारा गया है। वहां फरहान शेख निवासी कांदीवली मुंबई से 10:40 क्षमा कीजिएगा। गुप्त सूचना के आधार पर 21 जुलाई को कमोठे इलाके में छापा मारा गया है। वहां फरहान शेख निवासी कांदीवली मुंबई से 22.40 लाख रुपए लेकर गुटखा और कंटेनर जब्त किया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि यह गुटखा भिवंडी के ये वही गांव से लाया गया था। इसके बाद वहां छापा मारकर 4 कंटेनरों में 3.54 करोड़ का गुटखा माल बरामद किया गया है। फरहान शेख को 25 जुलाई तक पुलिस हिरासत मिली है, जबकि अन्य आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। ये कार्यवाही वपोनी संदीप निगड़े के नेतृत्व में की गई है। आगे की जांच अभी जारी है। स्टेट लाइव में इतना ही। नमस्कार।